बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विमेन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से दूसरे हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस हिस्से का मकसद ये है कि हम इस बात पे डिबेट कर सकें कि किस तरीके से रिलीजियस पार्टीज़ और कुछ PMLN के अरकान इस बिल को इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ या इस बिल की किस बेस पर मुखालफत कर रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो ये है कि ये बिल इस्लामी रवायात से कॉन्ट्रडिक्टरी है। इस्लामी रवायात से कॉन्ट्रडिक्टरी ये बिल किस तरह से है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा कि कौन सी क्लॉजेज़ ऐसी हैं जो कि इस्लाम के टेनेंट्स को हर्ट करती हैं या बेसिक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं। तो ये इस हिसाब से अगर हम ये देखा जाए तो ये बड़ी अहम बात है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो औरतों को सबसे ज़्यादा हुकूक की बात करता है। मैं अपने तमाम मौलाना हज़रात से, तमाम उलमा इस्लाम के जो अरकान हैं, मैं उन सब से इस बात पे इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि इस्लाम औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक देता है। अब बात ये है कि ये बिल कैसे इससे मुखालिफत में है। जब इस्लाम की हम बात करते हैं तो हमें हज़रत आयशा के साथ हुज़ूर सल्लम का और अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ उनका तर्ज़ अमल नहीं भूलना चाहिए, जिसमें कभी उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया और हमेशा वो उनके साथ हुस्न सलूक से भी रहे। और हज्जतुल विदा के अंदर भी उन्होंने औरतों के मामले में मर्दों को डरने का हुक्म दिया, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला से उनके हुकूक के मामले में डरते रहो। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई कानून बनता है जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है या उसको प्रोटेक्शन देता है तो वो किसी भी लिहाज से इस तरह से ख़िलाफ़ नहीं हो सकता इस्लाम के। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो उलमा के 22 नकात पास हुए, एक कुरान के अंदर एक एक्सप्लिसिट इस्लामी दफ़ात मौजूद हैं, उनसे भी ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तीसरी बात ये है कि यहाँ ये कहा गया है कि मर्द को आप हथकड़ी पहना रहे हैं या मर्द को एक रिस्ट बैंड पहना रहे हैं जिसमें उसकी मोबिलाइजेशन को आप वो मॉनिटर करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये बैंड पहनाना या ना पहनाना इट्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ जजेस। तो जजेस का ये इख्तियार है कि वो ये देखें कि तशद्दुद की किस स्टेज के ऊपर जुल्म करने वाला किस स्टेज के ऊपर है और उस स्टेज को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जाएगा कि ये बैंड पहनाया जाएगा या नहीं पहनाया जाएगा। वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर इसको शामिल किया गया है तो इसके ऊपर अमेंडमेंट करके इसको इसमें से बिल में से हटाया भी जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये कानूनी बिल है। असम्बली में ही अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। तो तीसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी मुआशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि मुआशरती इक़दार उस वक्त कहाँ जाती हैं जब एक औरत को मार पिट रही होती है, उसके चेहरे की हालत बिगड़ जाती है, उसके जिस्म की हालत बिगाड़ दी जाती है, उसको मार के उस वक्त मुआशरती इक़दार कैसे जाती हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ उन तमाम मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँ तो एक मुआशरती इक़दार मजरूह हो जाती है। ये तो किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर औरत को खाना गर्म ना करने पर मारा जाता है, जहाँ पर बाथरूम में साबुन ना हो तो वो यहाँ कत्ल कर दिया जाता है बेटी को, या तो इस तरह के मुआशरे के अंदर तो ऐसे कानून की बहुत अशद ज़रूरत है। और कानून तभी बनते हैं जब एक एक्ट इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो मुआशरे की शक्ल बिगाड़ रहा होता है। तशद्दुद करना हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है और इसीलिए इसको रोकने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात यहाँ बहुत अहम है, ये ख़वातीन से मुतल्लिक़ ख़तरनाक मुआशरों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है, जो कि इट्सेल्फ बहुत तशवीशनाक बात है। और यही बात ये भी बताती है कि ये बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में चूँकि रिपोर्टेड केसेस ऑफ एब्यूज़ सबसे हाईएस्ट नंबर पर हैं, उसकी वजह ये भी है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी मुआशरा, चूँकि पंजाब काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है इस वजह से भी, लेकिन रजिस्टर्ड केसेस भी इट्सेल्फ बताते हैं कि ये एक एक्यूट लेवल है प्रॉब्लम्स का और सब डिफ़िकल्टीज़ का। अगर किसी को भी इस पर कोई भी एतराज़ है, अगर कुछ जमातें इस पर एतराज़ करती हैं तो उनको चाहिए कि वो अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ लाएँ और उसको एक्सेप्टेबल बनाएँ ताकि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। और देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं, इसमें मसालेहती अमल को भी शामिल किया गया
है, इसमें इस चीज़ को भी शामिल हाल रखा गया है कि किस तरीके से इसको आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे। पहले मसालियत होगी, उसके बाद इसके ऊपर बहस होगी, अराकीन शामिल होंगे, मॉनिटरिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल रही हैं। तो ये एक बिल को सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर देना कि जी ये और मुझे एक और भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि अगर एक जस्टिफाइड इंसान है तो वो तो किसी भी सूरत में इस तरह के बिल की मुखालफत नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर एक और ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि इस तरह तलाक की शरह बढ़ेगी। तो पहली बात तो ये है कि मुआशरे में तलाक की शरह इस कानून के आने से पहले ही दिन ब दिन बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, कोई भी औरत उस वक्त तक किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रुख नहीं करती अपने ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद को रजिस्टर कराने के लिए, जब तक कि वो सैचुरेटेड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती, जब तक वो इतनी बुरी तरह नहीं मारी जाती कि उसके बाद वो अपने लिए तमाम मसालियत के रास्ते बंद करती है। तो तब वो जाती है किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर की। उसकी वजह यह है कि हमारा माशरती जो निज़ाम है वो भी तलाक को अच्छा नहीं समझता और वो भी इसका शदीद मुखालिफ है और कोशिश की जाती है कि इससे अवॉइड किया जाए। यहाँ पर लास्ट में मैं आपसे दो बातें बड़ी अहम करना चाहूँगी। एक बिल बन गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अहम स्टेज है, पहली बात। दूसरी बात ये, मुआशी आज़ादी औरत को होनी चाहिए ताकि वो और अवेयरनेस होनी चाहिए।